तो क्या इसके अंदर एक हमें ये भी पता चल सकता है कि बंदा, अगर किसी का हम पाम देख रहे हैं तो पता चल जाएगा कि कौन कितना स्पिरिचुअल होगा लाइफ में, ये भी चीज़ हम पता कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी या फिर ये तो नास्तिक रहेगा। जी, जी, जी। स्पिरिचुअलिटी का जैसे अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल में नहीं जाऊँगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए बृहस्पति का होना बहुत, बृहस्पति क्योंकि देवों के गुरु हैं और देवता भी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो अगर किसी की स्पिरिचुअलिटी होगी तो वो अपने गुरु के आशीर्वाद से और उसके प्रति अपनी जो प्रार्थना है या उसका विश्वास है उससे ही जागृत होती है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जो ये जुपिटर है, इस माउंट का होना या अपनी फेट लाइन का इसकी तरफ झुकाव होना, ये दर्शाता है कि आप आगे चल के धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएंगे या डिवोटी हो जाएंगे और अपने एक एक इनकम का हिस्सा या किसी धर्मार्थ में पैसा लगाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की जो कर्म लाइन है, ये एक समय के बाद कर्म के माउंट की तरफ ना जाके जुपिटर के माउंट की तरफ ही डाइवर्ट हो जाती है ना। ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया उसने अपने नेचुरल जॉब से जो उसकी कैरियर ऑफ मतलब सोर्स ऑफ इनकम थे, उससे उसने किनारा कर लिया कि भैया मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे कुछ भगवान में मन लगाना है। तो एकदम से डाइवर्सन हो जाता है। या कोई उसको बिजनेस करता था, अब उसके बच्चे बिजनेस करने लग गए या उन्होंने संभाल लिया है, तो उसका एकदम से वैराग्य हो जाता है कि यार अब 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, तो ये फिर वो धर्म के प्रति जिज्ञासु हो जाता है या धर्म के प्रति डाइवर्ट हो जाता है। तो उसकी जो फेट लाइन है वो जुपिटर माउंट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि वो धर्म के प्रति, और ये शुरू में भी दिखती है, ये पहले भी नज़र आ जाती है कि यार आप आगे चल के धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अपना टाइम वहाँ पे व्यतीत करोगे और इसमें विश्वास जगेगा आपका, और आप इसमें पैसा खर्च करोगे और लोगों की हेल्प करोगे। और कुछ लोगों की दोनों लाइनें होती हैं, है ना, कि वो भैया अपने कैरियर में भी जाता है और लेकिन कैरियर के साथ साथ उसमें भी जाता है। ऐसा नहीं है कि यार आपको धर्म में जाने के लिए अपना कैरियर छोड़ना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन आप धर्म अपने कैरियर में भी रहिए, अपना कर्म भी करते रहिए, उसके साथ साथ इस दिशा में भी जाइए। तो ये दोनों साथ भी एक साथ चल सकती हैं। तो आपने कभी किसी का ऐसे हाथ देखा है और आपने कि वो स्पिरिचुअलिटी में गया हो, या फिर किसी को भाई पता चला हो कि भाई ये तो काफ़ी अच्छा करेगा जाके हाँ, लाइफ हाँ, में, ये आपने? जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे आजकल ऑनलाइन से ही मैं कंसल्टेशन करता हूँ, तो मैं उनका हाथ ज़रूर मंगाता हूँ कि भाई हाथ अपना सेंड कीजिए, डेट ऑफ बर्थ तो कीजिए, हैंड इमेज सेंड कीजिए। तो उनके द्वारा पता चल जाता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपका धर्म के प्रति काफ़ी विश्वास है? तो कहता है कि यार ये तो मैंने आपको बताया नहीं सर, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें कुछ साइंस हो, जादूगर हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ उससे पूछता हूँ कि मैं अपनी इंटेंशन या अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि यार आपके हाथ की रेखा ये कह रही है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। तो वो कहता है कि हाँ, ये तो मैं बिल्कुल इसमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मुझे ये करना, लेकिन मैं अब कर नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पैसा दान कर देता हूँ या कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अपने कैरियर में टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर ये। जैसे अभी आप बता ही रहे हो कि हम मैं आपने अपने क्लाइंट को बता दिया कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो या फिर आप भक्ति की तरफ हो। तो कौन सी एज में, कौन से फेज़ में आप ये बता सकते हो कि भई ये 16 साल की उम्र में जाएगा, या फिर अपने टीनेज में जाएगा, या फिर अपने बिल्कुल चरम पे जाएगा, या बुढ़ापे में जाएगा? कैसे कह सकते हाँ, हाँ, ये जो पामेस्ट्री जो पढ़ते हैं, ये जो बेसिक पढ़ने के बाद जो एज कैलकुलेशन होता है वो एक बहुत ही आगे की एक सीमा होती है। तो पामेस्ट्री में सभी लाइनों को ना एक 21-21 साल के अंतराल पे बांटा गया है। ठीक है, फिर उस 21 साल को भी फिर उसको 3 हिस्से किए गए हैं, 7-7 साल की, 7-7 साल की। तो 7 साल का जो फेज होता है वो हर 7 साल बाद इंसान के जीवन में चेंज आते हैं। वो उस चेंज को कैसे लाता है, अच्छे के लिए लाता है, बुरे के लिए लाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये हमारी जो फेट लाइन होती है, जब ये हेडलाइन से मिलती है तो वो एज 25-35 साल आपकी एज होती है। 35 ईयर की एज में आपकी फेट लाइन आपकी हेडलाइन से मिलेगी, और 56 ईयर की एज में आपकी फेट लाइन आपकी हर्ट लाइन से मिलेगी। ओके। ठीक है, तो ये जो 35 साल से 55 साल की एज का जो फेज होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक मेल के हाथ की कुंडली में, क्योंकि 35 से 55 साल का एज उसके जो कैरियर का प्राइम फेज होता है। इसमें वो प्रमोशन लेता है, अपना जो फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, अपना घर बनाता होगा, व्हीकल लेता होगा, प्रमोशन लेता होगा। उस एज में उसके बच्चे होते होंगे और उसकी पढ़ाई होती होगी, सेटल होता होगा। तो 35 से जो 55 साल का एज है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और हर एक की लाइफ में इसमें जो उसकी फेट लाइन कह रही है वो एक सबसे ज़्यादा उसके बारे में बताती है। तो 55 साल के बाद फिर एक लाइन चेंज होती है। 55 साल या 56 साल के बाद फिर इंसान को देखता है कि वो रिटायरमेंट लेगा या वो किस तरफ झुकाव होगा उसका।
है ना, या उसका अब 56 साल की एज तक आते आते इंसान के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उसकी फैमिली में कुछ कंट्रोल, पहले वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, लेकिन 56 साल की एज तक आते आते जो फैमिली में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो चेंज होती रहती हैं, है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने डिसीजन लेते हैं, तो उस एज में फिर ये लाइन होती है वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाती है। अगर वीक हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया इस एज के बाद आप थोड़ा सा संभल जाना और बच्चों को भी आगे मौका देना। ऐसी कोशिश मत करना कि मेरी ही चलेगी, इससे फिर आपका जो इज्जत है या जो आपका मान सम्मान है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो इस टाइप की प्रेडिक्शंस इजीली हम कर सकते हाँ, डेली कर सकते हैं। और अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 56 साल के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो इसका मतलब भैया आप जब तक जिंदा रहेंगे आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो डोमिनेशन है, आपकी अथॉरिटी वो कायम रहेगी। ऐसा ना राजनेताओं की कुंडली पे आता है, जो भैया जो 50 साल के बाद तो उनका कैरियर शुरू होता है, तो उनको लगता है कि यार ये तो उनके राजनेताओं की कुंडली हुई। या जो एक्टर हुए, मेल एक्टर की कुंडली है, वो 50 साल के बाद आजकल बहुत ज़्यादा अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और उन्हीं की चल रही है, तो ये बताती है कि यार वो आपका कैरियर कब तक चालू होगा। कुछ लोग ये देखते हैं कि यार बताना यार मैं समय से पहले रिटायरमेंट तो नहीं ले लूँगा, मेरी नौकरी में इतनी बाधाएं आ रही है, मैं नौकरी पूरी करूँगा भी या नहीं करूँगा, है ना, 50 साल के बाद ही पूछते हैं। तो अब उनकी फेट लाइन बताते हैं कि यार अभी तेरी नौकरी बड़ी खतरनाक वे में चल रही है, तो इसको बस शांति से टाइम काट ले, या 1 साल शांति से काट लो, या कुछ गड़बड़ मत करो। तो मतलब कोई ऐसा होता नहीं है मैं तो बड़ा झगड़ालू हूँ, मेरे ऑफिस में बनती नहीं है, मैं तो उसको ये कर दूंगा, मैं तो बॉस की ये कर दूंगा, मैं उसकी कंप्लेंट कर दूंगा। तो ये कहा जा सकता है कि भैया ये आपके ऊपर भी हो सकता है ये काम, बिल्कुल। आप उसके पास करोगे तो आपके ऊपर भी हो सकता है, तो ऐसा ना कीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि आप डिपार्टमेंट से लड़ेंगे तो आप जीत ही जाएंगे, तो हम उसे कह सकते हैं कि आप बड़ा डिफेंसिव रहिए, पेशेंस रखिए और ये समय को कटने दीजिए। फिर अगर ये समय कट जाए तो उसके बाद आपकी लाइन बड़ी अच्छी लग रही है, तो ये एक वो होता है। लेकिन कुछ लोग मान जाते हैं तो उनकी ठीक चलती है, कुछ लोग नहीं मानते तो फिर कोई कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कहा यार, मैंने तो रिजाइन दे आया पंडित जी, मैं तो फिर आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने क्या, इसलिए क्योंकि आपकी लाइन अब एंड हो चुकी है। इसके बाद किसी की लाइफ लाइन, किसी की फेट लाइन यहाँ के बाद बंद ही हो जाती है, ना वो जुपिटर के पास जाती, ना वो सैटर्न के पास जाती। वो बेचारा कईयों की 55 साल में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी छूट जाती है, उसके बाद क्या करेगा, कहीं नई नौकरी नहीं मिलती और वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और जो डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो परेशान होते हैं वो पंडित के पास आते हैं, वो उन्हें 100 रेमेडी बता देते हैं कि ये कर भैया, मंदिर में जा, ये बांट, ये कर। जो परेशान है वो बेचारा जी नहीं पा रहा, उसके ऊपर आप क्यों इतना लाद रहे हो, क्यों इतने रेमेडी बता रहे हो। जो आदमी मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, वो हैप्पीनेस में जाता है। दुखी होके तो वो बेचारा खुद ही इतना दुखी है, आप उसको 10-15 हज़ार रुपये का स्टोन बता रहे हो, 15-20 हज़ार रुपये की राहु की पूजा बता रहे हो, वो बेचारा खुद ही अपने परिवार की सर्वाइवल के लिए परेशान हो रहा है। तो कहो कि भगवान का नाम ले, ये समय कटने दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपने अभी स्टोन का बात की, मैं ये क्वेश्चन भी आपसे जानना चाह रहा था कि लोग कहते हैं कि ये वाला स्टोन पहनो तो गुस्सा नहीं आएगा, या फिर ये वाला स्टोन पहनो तो शनि थोड़ा काबू में रहेगा, या फिर ये वाला स्टोन पहनो तो थोड़ी तकदीर खुल जाएगी। कुछ कहते हैं कछुआ पहनो। इस टाइप से बहुत सारे तरीके के स्टोन भी होते हैं या फिर रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो एक पामिस्ट्री बताता है नॉर्मली, तो ये सारी ज़्यादातर चीज़ें, एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता ये चीज़ें। तो इनका क्या इम्पैक्ट रहता है लाइफ पर, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए ये मेरे विषय से हटकर है, और क्योंकि ये लोगों के बहुत ज़्यादा कैरियर चल रहे हैं इसके ऊपर, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में स्टोन का कोई रोल नहीं है ना, पामिस्ट्री में स्टोन का कोई रोल पामिस्ट्री में भी नहीं है। नहीं है। लेकिन ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लेके लोगों ने इससे जोड़ लिया है कि भैया कि इसके अनुसार हम ये है तो ये बता देते हैं, ये तो ये बताते हैं, लेकिन इससे कनेक्टेड कुछ नहीं है। तो स्टोन्स फिर आए कहाँ से, मतलब स्टोन का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया फिर? हाँ, ये अब मैं इस बारे में भी किसी के बारे में कुछ मतलब सबके अपने अपने काम है। कोई पामिस्ट्री को भी झुठला सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजी भी झुठला सकता है, इसलिए हाँ। लेकिन मैं स्टोन रिकमेंड नहीं करता। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर समय खराब है तो उसको कटने दीजिए। अच्छा, अगर आपका समय खराब है ना, आप उससे लड़ने के लिए तो कोई रेमेडी करेंगे कि भैया मेरा शनि खराब चल रहा है या मेरा सूर्य खराब चल रहा है, तो अच्छा तुम्हारा सूर्य खराब है, आप ये कर दो, आप वो कर दो, है ना, आप स्टोन पहन लो या कुछ भी पहन लो, या आप वो कर जाओ, आपका ठीक हो जाएगा। अरे कोई ऐसी चीज़ है जो उससे लड़ सकती है? हाँ, सही बात है। मतलब वो कुछ आपसे, वो आपका टेस्ट ले रहा है, ऊपर वाला जो परमात्मा है वो आपका टेस्ट ले रहा है। आप उसको टेस्ट तो ना दे के कुछ और ही कर रहे हो कि मैं बिना टेस्ट के इस परीक्षा में पास हो जाऊं। चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग कर रहे हैं आप। क्या उससे लड़ सकते हो?
और सबसे बड़ी बात है, जो आपके ऊपर अगर टेस्टिंग फेज चल रहा है उस टेस्ट को दीजिए, उसके प्रति प्रिपेयर कीजिए, उसको उसके लिए उसको दीजिए, उसमें पास होइए, तभी तो आप अगली कक्षा में जाएंगे। अगर आपको अब अगर पढ़ रहे हैं आप, दूसरी से तीसरी क्लास में जाने के लिए एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा जो फाइनल पेपर है। कॉलेज में जाने के लिए 12वीं पास करनी है तो आपके लिए कोई रेमेडी काम नहीं आएगी, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब परीक्षा दे के कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है ना। तो यही चीज़ है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही भगवान ने जो इंसान को दे रखा है कि फेज फेज के ऊपर एक टेस्टिंग फेज आते हैं, उसको आप देने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए कोई नकल का या कोई फर्रे बनाने का या कुछ शॉर्टकट का या कोई अप्रोच लगाने का कोई भी माध्यम नहीं है। ऊपर वाले के जो दिया हुआ है उसको ग्रहण कीजिए, उसको टेस्ट दीजिए, तो वो भी कहेगा कि यार इसने बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो इसको बहुत अच्छे नंबरों से पास करके आगे उसको अपग्रेड करेगा। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, ये ज़िंदगी का ये पाथ है, यही आपके एजुकेशन का है, यही बिजनेस का है, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। ओके, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि स्टोन कहीं ना कहीं सिर्फ एक बिजनेस है और कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा बिजनेस है। हो सकता है इसका किसी पे असर होता हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस पे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब से ये पहना है तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है, तो कुछ फ़र्क पड़ा है, तो मैं क्या, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा है ना। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि क्या पता जिस पे फ़र्क पड़ा हो उसके समय वैसे ही अच्छा आने वाला हो सकता है ना। किसी कुछ उसकी कुंडली में दशाएं ठीक हो गई हों, ट्रांजिट ठीक हो गया, उसके कर्म बहुत अच्छे हो गए हों। और किसी पे होता है कि यार नहीं मैंने स्टोन पहन लिया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें तो आप स्टोन वाले के भी वो काम खराब कर रहे हैं ना। स्टोन वाले ने ये नहीं कहा कि भाई आप स्टोन पहन के कर्म छोड़ दीजिए, आराम से रजाई ओढ़ के सोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको स्टोन पहन लीजिए, लेकिन उसके अनुसार आपके कर्म में और ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि और अच्छा असर आए। तो कह सकते हैं स्टोन पहन के बस एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि अब तो मैंने पहन लिया तो मैं काम करूंगा तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको खांसी जुकाम है तो 2-3 दिन बाद गर्म पानी से गरारे करने से थोड़ा आराम पड़ जाएगा। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक पर्चा भर के 4 दवाई ले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आ जाता है अब मैं ठीक जल्दी हो जाऊंगा, मैं दवाई ले लूँ। वही चीज़ है, ठीक हो भी जाते हैं उससे, लेकिन मेंटली भी होता है कि यार अब उसने कह दिया ठीक हो जाऊंगा। तो ये क्योंकि जो जो इंसान की जो मेनली मानसिक अवस्था है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। वो कि यार अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सबसे बड़ा एक ठीक होने का सबसे बड़ा कदम है कि यार वो सोचे कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। एक चीज़ और, जैसे कि कुंडली के लिए जब मैंने एक बार पॉडकास्ट किया था तो उसमें मैम ने बोला था कि कुंडली हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि लोग नेगेटिव प्रेडिक्शन भी करते हैं। तो क्या हाथ भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, हर किसी को दिखा सकते हैं या फिर? हाँ, ये मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कुंडली दिखाना, हाथ दिखाना, ये सिर्फ आपको एक हेल्प कर सकती है कि आपका समय कैसा चल रहा है और आपके ऊपर जो परेशानी है ये किस वजह से है, मतलब एक डायग्नोज कर सकती है कि आप यार कि किसी को बड़ा एंजाइटी हो रही है, बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके चंद्रमा के ऊपर राहु का ट्रांजिट या केतु का ट्रांजिट या शनि की 7.5 ऐसे ही हाथ की लाइन में आइलैंड बना हुआ है, तो समझो कि वो समय बड़ा खराब चल रहा है ना। तो लेकिन ये सिर्फ एक बता दिया किसी ने, तो आप उस पर विश्वास कीजिए। आप कहोगे कि यार नहीं किसी और को दिखाना है, किसी और को दिखाना है, तो भैया एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या ऐसी किसी भी विद्या का गुलाम मत बनिए। ये आपकी हेल्प करने के लिए है, लेकिन आपका पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। क्योंकि आप कहीं जाएंगे फिर कहेगा कि यार आप, एक बड़ी बात है कि सब लोग ना बड़ा अच्छा सुनने के लिए जाते हैं कि यार जो मेरे मन में है वो मैं सुनने के आऊँगा, और बाई चांस किसी एस्ट्रोलॉजर ने, पामिस्ट ने आपके मन की बात नहीं कही, ऑनेस्टली नहीं गई, तो कहेगा यार ये तो बेकार है, उसी के पास जाऊंगा जो अच्छा कहेगा। और अच्छा कहते कहते वो 10 लोगों के पास जाता है, वो 9 लोगों को जो ठीक कह रहे हैं उनके पास नहीं, मतलब। तो ये ऐसा मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, और इसके अनुसार जिसने कहा है उस पर विश्वास कीजिए, उसके अनुसार अपने कर्मों को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए जो आप कर रहे हैं, है ना। और उस समय का इंतजार कीजिए। कोई भी सबसे ज़िंदगी की सबसे, ये प्रकृति की सबसे बड़ा नियम क्या है? चेंज होना। कुछ भी चीज़ सदा के लिए नहीं है। अगर आपका अच्छा समय है तो आप राजा की तरह घमंड में मत रहिए कि यार मैं तो राजा बन गया या मेरा तो ऐसा ही समय चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ भी समय चेंज हो सकता है। आप अगर आपका बहुत ख़राब समय चल रहा है तो वो बिल्कुल भी हमेशा के लिए नहीं चलेगा। ये एक थंब रूल है, इसको आप पकड़ लीजिए। हाँ, टफ टाइम है, ये बहुत लंबा लगता है ना। तो किसी पामिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास जाइए, लेकिन वो आपका समय चेंज नहीं कर सकता। वो बताएगा कि भैया ये दशाएं या आपका आइलैंड कितनी देर तक के लिए बना हुआ है, या आपकी दशाएं कैसी हैं, तब तक आप वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लिए। चाहे आपके ऑफिस में नहीं बन रही है ना, आप या तो आज ही बस ताबड़तोड़ कुछ करने वाले हैं, या कुछ रिजाइन देने वाले हैं, या कुछ ऐसा करने वाले हैं, हो सकता है भैया 2 महीने में या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या 2 महीने में आपके बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए,
चेंज तो होना ही होना है, फिर कुछ हो जाए या 2 महीने में आपके ऑफिस में कुछ और स्टाफ आ जाए, ये तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन आप तुरंत उस पर मत जाइए कि आज ही बस मुझे तो आज ही कुछ करना है, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है कि चेंज इज द ओनली, है ना, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेन थिंग ऑन दिस वर्ल्ड। तो ये है, इसलिए पामिस्ट्री के पास और उसके पास बार बार हाथ मत दिखाइए, बार बार उसको मत कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दुविधा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी और बायस्ड हो जाओगे, यार उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, फिर किसी की एक बात सही निकल गई, आप कहोगे वही सबसे अच्छा है, उसकी दूसरी बात गलत निकल गई, तो आपका विश्वास हट जाएगा, है ना। ज़्यादा विश्वास करने के चक्कर में आपका विश्वास भंग हो जाएगा। इसलिए किसी अच्छे पे जाइए, एक या दो के पास जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन जेन्युइन पर्सन है, कौन जेन्युइन पर्सन। लेकिन हाँ, आप जो सुनना चाहते हैं उसको सुनने के लिए मत जाइए, आप जो सामने वाला कह रहा है उसको सुनिए, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए। तो आपके पास भी आते हैं लोग सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन के लिए? हाँ, ये अगर आप मेरे पास सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए आते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होता है कि यार वो पहले जानकार है ना, वो आधी बातें तो जानता है। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार, फिर मैं पूछता हूँ कि आपको किसी ने क्या क्या बताया, तो जिसने सही बताया तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ जी उसका पर्चा तो मुझे क्रॉस करके अपनी नई बात बतानी है, नहीं भैया सही बताया उसने, हाँ थोड़ी सी बात ये और ये मेरी समझ में थोड़ा और ये आ रहा है, तो ऐसा कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भैया सेम फार्मूले की दवाई दूसरे नाम से दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने लकीरों के बारे में बात की, ठीक है, हमने लव लाइफ के बारे में जाना, मैरिज लाइफ के बारे में जाना, हमने सन लाइन के बारे में जाना, हमने फेट लाइन के बारे में जाना। तो अगर हमें पता है कि ठीक है हमारा बुरा समय या अच्छा समय आने वाला है, ठीक है, या वो इतने टाइम तक रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि 7-7 साल का बन जाता है पीरियड एक, तो मान के चलो कैसे अब बुरा समय आने वाला है, तो उसके लिए कुछ पामिस्ट्री भी कोई रेमेडीज़ देती है या सिर्फ बताती है कि बुरा समय आने वाला है, अगर तू ये कर रहा है तो ये मत कर? क्या कोई रेमेडीज़ पामिस्ट्री भी देती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ होती हैं रेमेडीज़ की भाई ऐसा कर लो, या फिर आप वैसा कर लो, राइट? क्या पामिस्ट्री में भी कोई रेमेडी होती है कि आप, जैसे मैं अभी आपने स्टोन का मैंने पूछा था, आपने स्टोन का मना कर दिया, चलो ठीक है स्टोन नहीं है, बट क्या कुछ और होता है उसकी जगह पर? हाँ, देखो जो टफ टाइम है, जो एस्ट्रोलॉजी में टफ टाइम देखते हैं कि भैया पाप ग्रह की दशा आ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि है, या ट्रांजिट खराब चल रहा है, या अंतरदशा कुछ ऐसी आ रही है। पामिस्ट्री में जो खराब टाइम होता है उसका सबसे बड़ा जो सिंबल होता है वो आइलैंड होता है। आइलैंड का मतलब एक द्वीप सा बना होता है आपकी लाइन में। अगर आपकी किसी भी लाइन में वो द्वीप नज़र आ गया है, छोटा है, बड़ा या बड़ा बन रहा है, तो समझो कि भैया उस लाइन से रिलेटेड वो समय आपका बहुत ज़्यादा टेस्टिंग फेज कहूँगा, कष्टदायी तो नहीं कहूँगा, टेस्टिंग फेज कहूँगा, जो आपको कष्ट देगा तो उससे आप बच के रहना है। लेकिन आप उस आइलैंड को मिटा तो नहीं सकते रबड़ लेके या चक्कू से, है ना, वो तो चलना पड़ेगा। अब आइलैंड लाइफ लाइन में आइलैंड बना हुआ है, तो उसका मतलब इस फेज में आपको कुछ ऐसी बीमारी लग सकती है जो थोड़े टाइम तक के लिए चल सकती है। अब उस आइलैंड के बाद का असर देखना है कि उस आइलैंड के बाद वो लाइन ख़त्म ही हो गई, अब लाइफ लाइन है, उसमें आइलैंड बना, आइलैंड के बाद लाइफ लाइन ख़त्म हो गई, तो हम कहेंगे कि भैया इसकी तो कुछ लंबी बीमारी के बाद इसकी आगे ज़िंदगी खतरनाक लग रही है ना। आइलैंड के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, बड़ी अच्छे से फिर दोबारा से उभरी, बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई, तो हम कहेंगे कि यार कोई तुझे बहुत लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम थी जो अब बड़ी बड़ी ख़राब स्थिति में, तब तू जागा है, तब तूने डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से इलाज करवाया, अब तू पूरी तरह फिट हो जाएगा और उसके बाद की तेरी लाइन बड़ी अच्छी चलेगी, है ना। ऐसी फेट लाइन है, फेट लाइन में कोई आइलैंड आ रहा है तो समझो कि भैया कोई स्कैम हो सकता है तुम्हारे साथ, बिजनेस में, नौकरी में कोई धब्बा लग सकता है, आप रंगे हाथ पकड़े जा सकते हो, आप के पे ऊपर कोई इल्ज़ाम हो सकता है, आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है। मतलब ऐसा आइलैंड, मतलब समझो कि खराब से खराब जो होता है वो आइलैंड होता है, कि इसमें कुछ भी हो सकता है, ये इससे रिलेटेड बीमारी। तो हम कहेंगे कि तू इस फेज में, अगर इस फेज में, अच्छा अब वो उस एज में आया है मेरे पास जब उसका आइलैंड शुरू हो चुका है, मतलब अब तो इस दलदल में फंस चुका है, किसी भी कोर्ट के शुरू हो चुका है, कि तब आया है कि भैया ये क्या, मैंने तो आइलैंड शो कर रहा है कि भैया ऐसा है। अब उसके आगे की लाइन क्या कहती है, हम तो ये कहेंगे, आगे की लाइन कहती है कि यार ये सही हो जाएगा, है ना। कुछ कहती है कि यार ये इससे तो तुझे कुछ ना कुछ नुकसान होके ही तू इससे पार पाएगा, है ना। कुछ कहेंगे कि यार इससे तुझे तू जीत के जाएगा, ये केस तेरे पर जो इल्ज़ाम लगे हैं तो उससे अपने बेदाग छुट के जाएगा और तेरी ग्लोरी और बढ़ेगी
और लोग तुझे मतलब जो जो लोग तुझे बदनाम करना चाहते थे उनकी नज़रों में तो होएगा कि यार ये बड़ा अच्छा है। ये सब आइलैंड के बाद का हिस्सा जो बताता है वो बताता है। जो मुसीबत तो आ गई है, इसके बाद जो करते हैं, अच्छा ये है कि वो उस आइलैंड के फेस से कैसे बचता है, वो कैसे बचता है। अगर उसी दलदल में फंस रहा है, बीमार हो गया, लीवर खराब हो गया, फिर भी वो ड्रिंक कर रहा है, तो फिर तो कैसे बचेगा वो, है ना। उसको कह दिया कि भैया सात्विक खाना खाओ, छोड़ दे, ये कह सकता है आदमी। अब वो ये कहेगा कि यार तू जो मर्जी कर, लेकिन तुझे मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। ये मतलब कोई रेमेडी काम नहीं करेगी उसको। तो ये जो लीवर से डिसीजेज है, कुछ भी है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, अच्छे से इलाज कराना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस में अब भैया अगर उसने शेयर मार्केट में शुरू किया, उसने बिजनेस के साथ साथ शेयर मार्केट में, उससे 5-7 हज़ार रुपये 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। उसने समझा कि भैया मैं तो आज हर्षद मेहता बन गया और मेरे तो आजकल तुक्के फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। तो अगले दिन या 2-3 दिन बाद वो सोचता है कि आज बड़ा हाथ मारना है, कि आज ही अमीर होना है। वो लाइन जब वो शेयर कहता है, कोई आता है कहता है कि सर मैं नौकरी के साथ साथ शेयर मार्केट में कर लूँ। मैंने कहा हाँ भाई कर सकता है, तो शेयर मार्केट तुझे सूट करती है, तू कर सकता है, लेकिन कोई क्विक रिच बनने के चक्कर में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कर दियो, कोई डे ट्रेडिंग मत कर दियो, कोई गुड ऐसा मत कुछ कर दियो कि आज ही तुझे बनना हो। लेकिन वो फिर उसको 2-3 बार ऐसा लगा कि यार अच्छे जा रहे हैं, किसी ने उसको कुछ टिप दे दी और वो फिर सारा सत्यानाश ऐसा हो गया। तो लेकिन हाँ, लेकिन जो करनी तो करवाती है ना, करनी करवाती है, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो फिर वो बेचारे मतलब कहते हैं बुद्धि वैसी हो जाती है जब होना होता तो। अच्छा वो कहेगा, ये कि एक बंदे के पास गया, उसने कहा यार उसने तो कहा कि शेयर मार्केट सूट करती है, लेकिन दूसरी बात कहता है ये तो मैं नहीं मानता, उसकी एक ही बात मानता हूँ। तो ये जो आइलैंड होते हैं ये आपको दर्शाते हैं कि ये इससे बच के रहिए। और जो कट होते हैं ये भी है कि यार एक कट होना है, लाइफ लाइन में कट होना है, फेट लाइन में कट होने का मतलब इस बार तुम्हारा बिजनेस कैरियर चेंज होना है या नौकरी छूटनी है। उसके बाद जो कट के बाद फिर लाइफ बन रही है, तो इसका मतलब यार चेंज होना है या नौकरी छूटेगी तो नई नौकरी लग जाएगी। एक बिजनेस बंद करोगे तो दूसरा शुरू हो जाएगा। अच्छा वो आगे की लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, डीप हो रही है, पिंक कलर की हो रही है, फाइन हो रही है, तो कहेंगे यार ये तू बंद कर दे, तेरे लिए कुछ और ही काम है, तू आगे करेगा तो अच्छा हो जाएगा। और आगे ख़त्म ही हो रही है तो कहेंगे कि भैया तू ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, इसी में चल, मत चेंज कर, वरना काम खराब हो जाएगा। ये हाथ की लाइन ये सब कुछ बता देती हैं, लेकिन सुनने वाला भी धैर्य रखे और बताने वाला भी धैर्य रखे। हाँ जी। जैसे इसमें आपने भी लाइफलाइन का भी जिक्र किया, आपने काफ़ी कुछ बता दिया ऑलरेडी जो मैं पूछना चाह रहा था। तो लाइफलाइन में कहते हैं कि हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में अच्छे दिन रहेंगे या बुरे दिन रहेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम कब मरेंगे या फिर कितना जिएंगे। इस टाइप से हमें पता नहीं चलता, राइट? ऐसे ही होता है। देखो कई अब ज्योतिषी में भी ना, अब कई लोग कहते हैं कि हाँ जी वो तो वहाँ तक पहुँच चुका है कि वो तो इसकी ज़िंदगी बता देगा इसके। मैं ये मानता हूँ कि भगवान कृष्ण ने इस धरती पर किसी को भी इतनी पावर नहीं दी कि वो किसी की जन्म या मृत्यु के बारे में बता सके। ये इसके बारे में तो क्या, किसी को कुछ भी पावर नहीं दी हुई। ये सब हम जो करते हैं ये अपने बस थोड़े समय के लिए आए हैं, और ऊपर वाले ने कहा है कि खुश रहो, एंजॉय करो, दूसरों की हेल्प करो और फिर आ जाओ वापस। यहाँ भैया 80-90 साल से ज़्यादा किसी को जीना नहीं है, जो कुछ भी मायने नहीं रखता ऊपर वाले के लिए। तो जो मृत्यु है वो एक निश्चित है, वो आनी है। हाँ, लेकिन उसके कोई मृत्यु बता नहीं सका बिल्कुल भी, और कोई बता देगा तो ये मतलब लेकिन किसी के हाथ में नहीं है। हाँ लाइफ लाइन है, वो बस ऐसे बता देते हैं कि लाइफ लाइन लंबी है, तुम कहेंगे यार तेरे से बड़ी लॉन्ग लाइफ है, कि तेरी लाइफ लाइन कह रही है कि तेरी लाइन बड़ी लॉन्ग लाइफ है और उसके बाद में सही चल रही है, तो इसका मतलब कहेंगे तू किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ऐसा दिखा रहा है कि तू अच्छी खासी मतलब कोई ज़्यादा बीमार नहीं होगा या अच्छी खासी जिंदगी जी के जाएगी। किसी की लाइफ लाइन आगे जाके डिस्टर्ब हो जाती है, कट जाती है, फेंट हो जाती है, तो कहेंगे कि यार थोड़ा बुढ़ापा, थोड़ा सा बुढ़ापे के उसके ऊपर बुढ़ापे के असर आएगा, शुरू हो जाएगा, जो एज रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, तो ऐसा जाएगा। किसी के कोई कहता है ना कि यार बड़ी लास्ट एज तक जवान रहता है, यंग रहता है, तो उसके जो ये शुक्र का एरिया, फिर मैं आपको बताऊंगा, ये शुक्र है, ये आपको देता है लस्ट, ग्लोरी, लुक्स। तो जो लाइफ लाइन शुक्र का एरिया बहुत लंबा कवर करती है, इसका मतलब उस पर एजिंग रिलेटेड इफेक्ट्स कम आते हैं, और जो बिल्कुल ही नैरो हो जाती है उस पर उसके एज ए नॉर्मल लाइफ चलती है। ओके। है ना, लाइफ लाइन है ये अगर सही पे चल रही है अपनी बात, तो तुम ठीक ठाक जिंदगी जियोगे। लाइफ लाइन अगर किसी की मून माउंट की तरफ जा रही है, ऐसी भी जाती है ना, तो वो सोचते हैं कि वो जहाँ अगर इंडिया में जन्म हुआ है तो शायद उसकी कुछ आगे की ज़िंदगी विदेश में बीतेगी, वो बाहर ट्रांसफ़र होगा। आजकल लोग पूछते हैं मेरा फ़ॉरेन में सेटलमेंट है या नहीं है, फ़ॉरेन विजिट है नहीं है,
तो फ़ॉरेन विजिट होना तो आजकल कोई छोटी मोटी बात रह गई है, लेकिन फ़ॉरेन सेटलमेंट है नहीं है, ये उसकी लाइफ लाइन से बताया जा सकता है कि उसकी ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी में उसकी नेटिव प्लेस पे बीतेगी या बाहर बीतेगी, या ऐसा होगा कि 6 महीने इंडिया रहेगा, 6 महीने बाहर रहेगा। डबल लाइन लाइफ हो जाती है। डबल लाइफ लाइन के मतलब है कि एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब अपने रूट से भी कनेक्टेड रहेगा और बाहर भी रहेगा। जैसे किसी के बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं, 6 महीने वो वहाँ जा रहा है, 6 महीने यहाँ रह रहा है, तो ये सब उससे बताया जा सकता है या एक हल्का फुल्का प्रोडिक्ट किया जा सकता है बस। यानी कहने का मतलब ये कि अगर लाइफ लाइन लंबी है, ऐसा ये नहीं कि लाइफ लंबी होगी, बट लाइफ अच्छी होगी, ये कह सकते हैं। हाँ, कि जितना जिएगा अच्छा जिएगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भैया उसकी मृत्यु उसके ऊपर। अब इतने दुनिया में इतने एक्सीडेंट होते हैं, आकस्मिक ये होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ लाइन बिल्कुल ही वहाँ वैसी होगी। ये तो जिंदगी मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। एक क्वेश्चन और मेरे पास इंटरेस्टिंग सा, तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी दो इंसानों की तकदीरें एक जैसी हो? ऐसा हो सकता है या फिर ये जब एक फिक्शन है? हाँ, ये देखो, पहली बात तो ये है कि जो वास्तविकता होती है वो कल्पनाओं से भी ज़्यादा विचित्र होती है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम कोई अज्यूम करो, कोई ऐसी चीज़ अज्यूम करो जो हो नहीं सकती है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं जो हो नहीं सकती है ना। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हो नहीं सकता, तो कुछ भी हो सकता है। और इससे ज़्यादा विचित्र क्या हो सकता है कि जो ट्विंस होते हैं, 1 मिनट के बर्थ के डिफरेंस पे होते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है ना। तो ये देखो कितना, इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती, या करेगी तो उसके कर्म तो आगे आएंगे। तो इसलिए हाँ, दो इंसानों के हाथ एक जैसे। अब 6 अरब जनसंख्या है, हाथ की 4 लाइनें ही हैं। हाथ की शेप है, सबको 5 उंगलियां दी हुई हैं, 4 उंगली एक अंगूठा दिया हुआ है, 4 मेन लाइन दी हुई हैं, थोड़ी बहुत एसोसिएट लाइन दी हुई है। इससे ज़्यादा तो कुछ स्कोप नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है कि लाइन, लेकिन फिर भी देखो कि पूरे 6 अरब की 6 अरब जनसंख्या की लाइन चेंज है, क्योंकि सबकी लाइफ चेंज है, सबकी जेब में पैसा चेंज है, सबके हैप्पीनेस सैड सब चेंज है, इसलिए लाइफ लाइन भी चेंज होगी। हाँ, उसने देखा होगा, ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकता या ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। बहुत अमीर आदमी का सड़क पे आना भी पॉसिबल है, और बहुत ही लोअर आदमी का या बहुत ही पिटी इंसान का एक एज के बाद ऐसा हो जाना कि जिन लोगों के यहाँ वो नौकरी करता था, अब वो लोग उसके यहाँ नौकरी करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब, और इसी एज में, मतलब जो छोटी सी ज़िंदगी है, 30-40 साल का कैरियर का लाइफ होता है, इसी कैरियर लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है मैंने। तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो किसी को भी अपने पोजीशन पर घमंड नहीं करना चाहिए, और किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि यार, किसी को भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए कि यार भगवान तूने मुझे यार ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। भगवान आपको कुछ भी दे सकता है, आप उसे मांगो तो सही, कर्म के अनुसार कुछ भी दे सकता है वो, उसके लिए कुछ भी। मतलब जैसे ऊपर वाले का एक दिन शायद यहाँ के युगों बराबर है, इसलिए उसका 1 रुपया यहाँ नीचे वाले संभाल भी नहीं सकते, ऐसा है। तो उसके अनुसार चलो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक ये जो विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, या स्टोन है, या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी है, ये अपने आप में सत्य हैं। लेकिन इनके बेस पे आप अपनी ज़िंदगी को वो मत कीजिए कि यार बस मुझे तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर के कनेक्ट में हूँ और मेरा सब ठीक हो जाएगा। अब मैं उससे डेली पूछता हूँ, मैं शेयर मार्केट में डेली उसको फ़ोन करता हूँ, आज लगाऊँ नहीं लगाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस पर बिल्कुल भी वो मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जिए। जब आप परेशानी में हो तब उसके पास जाइए कि ये परेशानी क्या है। और परेशानी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती। एक मतलब दशाएं हैं, वो भी छोटे समय के लिए रहती हैं। ट्रांजिट है, वो भी टाइम के लिए रहता है। लाइन है, वो भी चेंज होती रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि आपके पास बीमारी है, उसके दो ही तो डेस्टिनेशन होंगे, या तो बीमारी जाएगी या बीमार चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन दोनों एक साथ लंबे समय तक नहीं रहेंगी। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सर्टेन है। इसलिए चेंज है, चेंज को एक्सपेक्ट करो, पेशेंस रखो, वेट करो। ये समय आपका चेंज होने वाला है। तो आगे आने वाला समय आपके कर्म के ऊपर निर्भर है, बहुत अच्छा आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि दूसरों को हेल्प कीजिए। ये एक सबसे बड़ा, आप दूसरों की हेल्प करेंगे तभी। आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, है ना। दूसरों की हेल्प करेंगे तो जो उनकी ब्लेसिंग है वो जो आपके काम आएंगी, बस वही एक आपकी इन्वेस्टमेंट है। वही कहते हैं, यूनिवर्स को जो दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपके पास पैसे हैं, आप पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप बाजार जाके उससे कुछ खरीद के नहीं लाएंगे। आपके पास सिर्फ पैसे है। अगर सामने वाला भी आपको देने से मना कर दे, वो भी कह दे कि यार मेरे पास भी बहुत पैसे हैं भैया, मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप उस पैसे से आप अमीर होके भी भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। तो आपकी हेल्प, आप एक सिर्फ आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी ज़रूरतें बाहर वाले पूरी करेंगे।
तो यही आपकी जो ब्लेसिंग है, बाहर वाले की ब्लेसिंग है आपके ऊपर लगेगी, आपका अकेले का जो काम है वो सिर्फ ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो यही ज़िंदगी का रूल है, यही मतलब ये जो रूल है वो आपकी लाइफ पे भी चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे भी चलते हैं, आपके एजुकेशन पे भी चलते हैं, और वही एस्ट्रोलॉजी पे चलते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर कोई बाहर से कुछ नहीं लाते, पामिस्ट कुछ जो आप अपना हाथ दूसरे को दिखाने जा रहे हैं, मतलब आप अपने बारे में दूसरे से पूछने जा रहे हैं, अपने बारे में अपने से ज़्यादा कौन बता सकता है। तो ये है, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको थोड़ा गाइड कर सकती हैं, लेकिन उस पर विश्वास कीजिए, और सबसे ज़्यादा है कि धैर्य रखिए। बस धैर्य, ये जो आजकल व्हाट्सएप पे जो बड़े ज्ञानवान आते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि धैर्य रखिए, चेंज होने वाला समय है, तो चेंज तो आपके लिए मिरेकल भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से जान सकें। मेरा नाम है मनीष, दिस इज़ द की मोमेंट्स, थैंक यू वेरी मच।